अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया और फैसला वो ये किया है कि उन्होंने आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड है उसको खोलने का फैसला किया है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है गुज़श्ता कई सालों से मुश्किलात से दो चार है, और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, ना सिर्फ ये गवर्नमेंट, जब उससे पहले वाली गवर्नमेंट भी, उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ताकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको एक ख़ास हद तक मेंटेन किया जा सके। लेकिन अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कई जो अशिया के ऊपर, वो खाने पीने की भी अशिया हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, पहनने के लिए भी हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज़ ख़त्म करने का ऐलान किया है। अब शहबाज, सबसे आम नुकता तो ये है कि एज अ कंज्यूमर जो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से देखते हैं, अगर कोई ड्यूटीज़ कम होती हैं, जैसे चीज़ के ऊपर ड्यूटी कम हो रही है, बाकी कई गुड्स हैं, गाड़ियों के ऊपर, वो तो खैर लग्जरी गाड़ियाँ उनके ऊपर कम हो रही है, इमीडिएट जो इम्पैक्ट है, जो आम सारिफ है जो ये चीज़ें ख़रीदता है, उसको फ़र्क पड़ेगा। बट शायद ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं है, क्योंकि जब ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ आयद की गई थी, मकसद इसका ये था कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना ताकि पाकिस्तान से जो डॉलर्स की फ़्लाइट है वो ना हो। लेकिन इस केस के अंदर क्या गवर्नमेंट अब इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कि बेशक जो मर्जी हम इंपोर्ट करते रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कामरान, ओरिजिनली जब ये फैसला हुआ था ऐसे 10-12 साल पहले रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाने का, तो उस वक्त इसका जो मकसद था वो टैक्सेस में इजाफे का ज़्यादा था। फिर इवेंचुअली जब 2018-19 में क्राइसिस आया हमें एक्सटर्नल सेक्टर पे, फिर जो ड्यूटीज़ बढ़ाई गई वो एक्सटर्नल सेक्टर के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के मसाइल थे उसको हल करने के लिए बढ़ाएंगे। फिर दोबारा ये काम 2022 में किया गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो थी उनको जो लगाएंगे उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। हुकूमत ने इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि उसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट था वो उसको बेनिफिट ले रहे थे। अगर आप इन ड्यूटीज़ को देखा, जिन चीज़ों पर इन्होंने ड्यूटीज़ कम की हैं, ये वाली जो आइटम्स हैं, ये कंजम्पशन की जो है वो गुड्स हैं, जिसमें कंज्यूमर गुड्स हैं, आपकी फूड आइटम्स है, फिर कुछ आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, या आपकी पर्सनल अपीयरेंसेस की गुड्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आपके सन ग्लासेस, इस किस्म की बेतहाशा चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपली तो जैसे आपने कहा कि कंज्यूमर बेनिफिट की चीज़ है, अच्छी है, बट सवाल ये पैदा हो कि जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त आपके जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी क्या पोजीशन है। इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है वो एक नाजुक दौर था, जो हम हमेशा ही होते हैं, उससे तो उस गली से, उस नुक्कर से तो थोड़ा सा आगे आ गया है, चाहे वो कर्ज लेकर ही रिजर्व्स बनाए गए हों। पिछले हफ्ते के जो अदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ किए थे उसके मुताबिक 14.5 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के हो गए हैं। अब ये एक और बात है कि ये 9 अरब डॉलर से जब 5.5 अरब डॉलर इसमें इजाफा हुआ और ये चले गए आपके 14.5 अरब डॉलर के ऊपर, तो उसके पीछे 3.7 अरब डॉलर का चीन का कर्जा, 1 अरब डॉलर का गल्फ बैंक्स का कमर्शियल लोन, फिर 500 मिलियन डॉलर प्लस इन्होंने वर्ल्ड बैंक और ADB ने दिए, कुछ पैसे फिर इन्होंने मार्केट से खरीदे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो जो वल्नरेबिलिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर वाकई ड्यूटीज कम होनी चाहिए थी क्योंकि वो गलत लगी हुई थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इस फैसले के ऊपर एक मिक्स्ड रिएक्शन है। जहां तक तो कुछ ऐसी अशिया थी आपकी जहां पे आपकी लोकल प्रोडक्शन हो रही है और एफिशिएंट भी है, तो वहां पे तो कुछ आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देनी पड़ती है क्योंकि आपका मुकाबला चीन के साथ है। बट कुछ ऐसी अशिया थी जिनके ऊपर इनको ड्यूटी लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और जिन मकासद के लिए लगाई गई थी वो मकासद अचीव हो चुके हैं, तो वहां पर जो वापस करना था वो ठीक है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, ये मैं ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप के आने के बाद एक ट्रेड वॉर भी चल रही है। ये तो हमें पता है कि इस फैसले के हक में है वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी कि हमें अपनी ट्रेड को खोलना चाहिए। क्या इसका कोई लिंक अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ड्यूटीज़ कम करते हैं, क्या उसका भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी हम अकोमोडेट करने की कोशिश करें? क्योंकि ट्रंप का जो सबसे बड़ा गिला तो यही है बाकी दुनिया से कि जी आप अमेरिका को चीज़ें तो बेचते हैं, लेकिन जब अमेरिका आपके बाकी मुल्कों में चीज़ें बेचने जाता है तो उनको तो हाई टैरिफ्स का सामना होता है। कहीं क्या इसका भी कोई लिंक है या इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट? एज अ प्रिंसिपल जो वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज हैं वो वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो ड्यूटी रिडक्शन को कहा तो ये जाता है कि आपकी इकोनॉमी कंपेटिटिव होगी जितना इंपोर्ट प्रोटेक्शन कम होगी, बट एट द सेम टाइम जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उनको सामने रखा जाता है। ये जो फैसला है ये ओवरऑल फैसला है, ये अमेरिका स्पेसिफिक उस तरीके से फैसला नहीं है। कुछ इसके अंदर मुझे चीजें नजर आई हैं आयरन एंड स्टील की, जिसका बेनिफिट अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका से जो चीजें मैं यही पूछ रहा था ना कि उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान जब मुज़ाकरात हम ज़ाहिर कर भी रहे हैं
तो यही उनको बताएं कि देखें जी ऑलरेडी हमने ये फैसला कर दिया, तो आप इससे फायदा आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली उसका फायदा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो अभी नेगोशिएट कर रही है उसके ऊपर फर्दर आपको रिडक्शन कुछ जगहों पे नजर आ जाएगी। तो इसलिए यस, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदे हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक तो है नहीं, ये एज अ होल पाकिस्तान ने जो है वो अपनी ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया है। अमेरिकन इससे किस हद तक फायदा ले सकते हैं, किस हद तक नहीं, वो टाइम बताएगा, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है, जो फ्रेट चार्जेस हैं, वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद। अगर कामरान जो मेजर इन्होंने कुछ डिसीजंस किए हैं, ऑल्दो ये अगर हाईलाइट करने की, जैसे जो मोबाइल फोन की सिम है उसके ऊपर 15% रेगुलेटरी ड्यूटी, अभी एक एसेंशियल गुड है, उसके ऊपर आप क्यों आरडी लगा रहे हो? अभी भी उसको 15 से कम करके उन्होंने 12% किया है। फिर जो सबसे बड़ा जो जहां पे रिडक्शन आई है वो गाड़ियों के ऊपर। अब गाड़ियों के ऊपर बेतहाशा ड्यूटीज बढ़ा दी थी। जो गाड़ी की कीमत है इंपोर्टेड गाड़ी की, उसकी कीमत के बराबर जो टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब कुछ मिला के कोई 200% तक भी जा रहा था। उसमें जो सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 90% तक थी। अब वो जो 90% वाली जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको कम करके उन्होंने 50% कर दिया है। तो मुझे पता चला कि इस फैसले के पीछे कोई सहाफ़ी है, उसके पास कोई गाड़ी है, वो SUV लेना चाह रहा है। आई होप कि आप नहीं है वो, तो कोई आपको भी इसका बेनिफिट शायद गाड़ियों का मिल जाए। जो छोटी गाड़ियां हैं उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज इतनी ज्यादा कम नहीं की, क्योंकि वो पहले ही कम थी, 15% थी। जो 1300 सीसी तक की गाड़ियां 15% से कम करके इन्होंने 10% तक कर दी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है ना, आपकी जो एक हमारी पॉलिसी की है, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये बजट डायरेक्शनलेस और जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो लोकल मुर्गी है, चूजा है, उसके ऊपर 10 रुपए फी चूजा हमने एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। लेकिन जो इंपोर्टेड लाइव पोल्ट्री है उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसमें तकरीबन 1/3, उसमें 1/3 कमी करके उसको 10% कर दिया। फिर इसी तरीके से आपकी वेजिटेबल्स, मछली का गोश्त, मीट, बीफ, हर तरह के फ्रूट्स, उनके ऊपर जो नट्स हैं, आपके मुख्तलिफ मेवे आते हैं बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज थी वो इन्होंने कम की है। नट्स के ऊपर ठीक है, क्योंकि हम आपको जो भी ओवरऑल कंज्यूमर की चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि बाहर से इतनी ज़्यादा उसका इन्फ्लक्स ना हो जाए उन गुड्स का, कि जहाँ पे आपका जो फार्मर है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में चले। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है कि आपको एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन भी करना होता है। जितने ममालिक अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, कुछ उनके ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो उसको ओपन नहीं करते दुनिया के लिए। तो यहाँ पर क्या इस बात का ख्याल रखा गया है कि वो एरियाज जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे ज़ाहिर है कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, वो करें? और अभी तक ओवरऑल क्या रद्द अमल है, रिएक्शन क्या है जो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं? आर दे ओके विद इट के ठीक है उनकी जो इसको दो तरीकों से इसको देखने की जरूरत है। एक जो आप बात कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री की तरफ से शोर पड़ा, हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, हमने अखबार में भी लिखा, तो फिर हुकूमत ने पार्शली फैसला अपना वाला रिवर्स किया। ये जो रिडक्शन हुई उनके अलावा आइटम्स के कोई 285 ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर पहले रेगुलेटरी ड्यूटीज में बहुत ज्यादा कमी होनी थी, अब उसमें या कमी बिल्कुल नहीं हो रही या जितनी होनी थी उससे कम हो रही। फॉर एग्जाम्पल कोई तकरीबन 142 ऐसी क्रिटिकल आइटम्स थी जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल खत्म हो रही थी। तो जो 142 आइटम्स के ऊपर खत्म हो रही थी उसको इस साल ये खत्म नहीं कर रहे। ये वो आइटम्स थी जिसका जो रिलेशन था आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, जैसे कोई फिनिश गुड्स थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उस पे ड्यूटीज कम नहीं की, बल्कि उसका जो स्टेटस को है तकरीबन 900 प्लस आइटम्स है टोटल, कुछ 800 के करीब पहले थी, उसमें मजीद उन्होंने कोई 142 आइटम्स ऐड कर दी, तो 900 प्लस आइटम्स के ऊपर स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगी। फिर एक और जो कैटेगरी थी जहां पे इन्होंने फैसला ये किया था, उसकी ड्यूटीज के अंदर तकरीबन पहले जो था कमी ज्यादा होनी थी, अब उसको इन्होंने 20% कम किया है। अगर पहले वहां पे 50% कमी थी तो उसको 20% कर दिया, वो कुछ आइटम्स थी। और फिर इसके अलावा तीसरी कैटेगरी थी जहां पे जो एग्जिस्टिंग ड्यूटीज थी उसको 50% कम करना, तो उसके और ज्यादा उसमें जितनी कमी होनी चाहिए उससे कम इन्होंने कम किया है। तो कुछ इंडस्ट्रीज को इन्होंने प्रोटेक्ट किया। मुझे इसमें आयरन एंड स्टील जो आपने जो इशारा किया वो मुझे लग रहा है कि उसका अमेरिका से ताल्लुक है। मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादातर आइटम जो है इन्होंने यहाँ से निकाल दें। जो पर्सनल कंजम्पशन की जो गुड्स हैं जैसे उसके ऊपर इन्होंने जो ड्यूटीज हैं उसमें काफी ज्यादा कमी की है। अब जो सेमी फिनिश्ड आपका आयरन और नॉन ऑयल स्टील है उसकी ड्यूटी 12% है, जो इसको कम किया है। इसका मतलब है कि ये अमेरिका का जो एक इशू था वो आयरन एंड स्टील वाला जरूर था। फिर जो फ्लैट रोल्ड स्टील है, हॉट स्टील जो है उसकी ड्यूटी जो इन्होंने आधी कर दी, पहले 5% उसको 2.5% कर दिया। ये इट कैन अगेन बी लिंक्ड विद द यूएस इंटरेस्ट। और फिर बाकी इस तरह की और बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर कम किए। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज भी इन्होंने लगाई हुई है, उसके अंदर भी इन्होंने कमी की है। तो ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो जहां पे तो
रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करने की जरूरत थी, जो इन्होंने अपने महसूलात बढ़ाने के लिए लगाई थी वो फैसला ठीक है, लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है? दैट्स द क्वेश्चन। उसमें एक क्लैरिटी, क्या रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सी जो हमारी इंडस्ट्री, आपको पता है कि हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, और उसकी वजह से भी जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होता है, तो क्या रॉ मटेरियल के ऊपर भी कुछ ड्यूटीज वगैरह थी, उनको भी कम किया? उनको भी कम किया, वो तो ठीक है। देखिए तो उसका फायदा इसका, वो तो कैस्केडिंग प्रिंसिपल के अंदर अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर कम ड्यूटी होनी चाहिए, जो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, जो सेमी फिनिश्ड है उसके ऊपर और ज्यादा होनी चाहिए, और जो फिनिश गुड है उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी होनी चाहिए। ये सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, इसमें 3 तरह की ड्यूटीज होती हैं। फिर टैक्सेस के अलावा इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी होती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, इसमें कस्टम ड्यूटी होती है, फिर इसमें विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, फिर इसमें और कुछ इन्होंने टैक्सेस लगाए होते हैं, सेल्स टैक्स होता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो प्राइस है, जो कंपेटिटिवनेस है इंडस्ट्री की, उसको बहुत बुरी तरीके करती हैं। ये सारा जो इशू है इसके ऊपर आज हमने पूरा प्रोग्राम करने का फैसला इसलिए किया है कि इंडस्ट्री का और लोगों के इसके ऊपर एक मिक्स रिएक्शन है। ये कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, ये कितना कंज्यूमर्स के लिए बेहतर होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो हम ज्वाइन करेंगे हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी। इसके अलावा हमें इनके साथ एक एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हुकूमत के फैसले हैं वो ठीक है या गलत। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हुकूमत का जो फैसला है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ कई गुड्स के ऊपर, कई अशिया के ऊपर ख़त्म की हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? हमने एक जिक्र तो किया कि सार्फिन को तो फ़ायदा होगा, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, और क्या पाकिस्तान के गैर मुल्की जो ज़र मुबादला हैं, वो जो ज़खायर हैं इतने हैं कि हम ये ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है उसको अफोर्ड कर सकें? उस पर बात करने के लिए हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, और उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ान जाकिर साहब, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और जो अवाम पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिलाल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रैशनल है, क्या थिंकिंग है ये फैसला लेने के पीछे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये ट्रेड को खोलेंगे जिस तरीके से, तो हमारा जो एक क्रॉनिक हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि फिर डॉलर की जो हमें शॉर्टेज है वो आना शुरू हो जाती है। बट यू थिंक दिस टाइम ये सारे जो पोटेंशियल जो रिस्क्स हैं उनको टेक इनटू अकाउंट किया गया व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप दोनों साहिबान का जी शुक्रिया मुझे शो में दावत देने का। देखिए, बड़ा अच्छा और क्रिटिकल सवाल है और एक बड़ी अहम डिबेट है। आप जानते हैं जी कि हम एक बूम बस साइकिल से आप दोनों अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो लोग मईशत को पाकिस्तान की फॉलो करते हैं वो भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम हर चंद साल बाद एक IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, मईशत स्टेबलाइज करती है, फिर स्टेबिलिटी के बाद जब ग्रोथ आती है तो एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, जिसके नतीजे में हम फिर से एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस में स्लिप कर जाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी मईशत में एक्सपोर्ट कमाने की जो कैपेसिटी है वो उस सतह तक कभी भी नहीं पहुँच सकी जिस सतह तक मुल्क की ज़रूरत है। आज हम फिर से अल्हम्दुलिल्लाह एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी एक अचीव हुई है, उसकी हम आपके साथ बातचीत करते भी रहते हैं, आपके सामने वो सारे चीज़ें भी हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना, प्राइमरी बैलेंसेस बेहतर होना, IMF प्रोग्राम के नतीजे में दीगर चीज़ें होना, और उसके प्रोज एंड कॉन्स मुख्तलिफ पहलू हम बहस करते हैं। मगर आज हमने फिर से वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे अब हमने इंश्योर करना है कि आगे जो ग्रोथ अब मईशत में आए, और इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ बेटर ग्रोथ देन लास्ट फिस्कल ईयर, जो कि अब नया माली साल शुरू हो गया, तो इट इज़ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड इट इज़ सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, जिसका मतलब है कि ऐसी ग्रोथ जिससे हर पाकिस्तानी शहरी मुस्तफीद हो। मगर इस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरल चीजें अपनी मईशत उस पे बिलाल साहब आते हैं बाद में। अभी आपने फरमाया कि सस्टेनेबल ग्रोथ और माजी के जो बूम एंड बस के साइकिल थे और वो नॉर्मली थे हमारे कंजम्पशन लेड ग्रोथ की वजह से। अब जो रेगुलेटरी ड्यूटीज मोर देन 500 पे आ रहा था जी, इन्होंने कम किया, तो ये तो कंजम्पशन मोड करेगा ना, इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। वन इज़ कि आप बुनियादी तौर पर आपकी जो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं वो है क्या, मैं पहले वो बताना चाह रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। क्योंकि हो यही रहा है कि उसके एक पहलू के ऊपर जो कंज्यूमर गुड्स पे या फिनिश प्रोडक्ट्स के पे अगर कुछ रिडक्शंस हुई हैं तो उसी पे ही फोकस किया जा रहा है। मगर हकीकत ये है कि पहले साल के अंदर हमारा प्राइमरी थ्रस्ट जो है रिडक्शंस का, चाहे वो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हों, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो, उसका प्राइमरी थ्रस्ट जो है वो रॉ मटीरियल्स पर है, वो इंटरमीडिएट गुड्स पर है, वो मशीनरी पर है, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा, हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर करेगा। मगर साथ ही साथ
हमने ओवरऑल जो टैरिफ रिफॉर्म हम लाए हैं उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 साल बाद इस मुल्क में किसी भी चीज़ पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी, रेगुलेटरी ड्यूटी कम्प्लीटली अबॉलिश हो गई होगी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम्प्लीटली अबॉलिश हो गई होगी और कस्टम ड्यूटीज़ की मैक्सिमम स्लैब 15% होगी। ये बिल्कुल हमारा एक आप कह लें डिलिबरेट, एक कंसिडर्ड एक फैसला है इस हुकूमत का कि इस टैरिफ रिफॉर्म की इस मुल्क को जरूरत है जिससे हर किस्म की अशिया के ऊपर ये लागू होगा। मगर पहले साल के अंदर प्राइमरी थ्रस्ट हमने रॉ मटेरियल और मशीनरी पर रखा है ताकि एक्सपोर्ट्स को, जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको भी इम्पटस मिल सके और जो ट्रेडिशनली नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाए। और तीसरा ये कि हम अपनी मईशत के अंदर कंपेटिवनेस लाएं। चलिए फैजान जाकिर साहब हमारे साथ लाइन पे, उन पे भी ज्वाइन करते हैं। फैजान साहब, आपका क्या व्यू है? आपने ये देखा होगा जो SRO जारी किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें मोर देन 500 आइटम्स के ऊपर जो ड्यूटीज में रद्दोबदल हुआ है, तो हुकूमत तो कह रही है कि अच्छा फैसला है और रॉ मटेरियल्स को इन्होंने हिट किया है, विच एवरीवन वुड एग्री कि रॉ मटेरियल सस्ते होंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो जाएगी। डू यू थिंक ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है? आपकी पार्टी इसको सपोर्ट करती है? देखिए, लिबरलाइजेशन ओवरऑल होना, आपके एक्सपोर्ट्स की इनपुट कॉस्ट्स कम होना, ये तो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसी आइडियाज हैं जो काफी पुराने हैं और सबको पता है कि ये होना जरूरी है। लेकिन एज एन एक्सपोर्टर, मैं भी एक एक्सपोर्टर हूं, एंड एज एन एक्सपोर्टर आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट से। पहली, आपकी पॉलिसी एस्पेक्ट्स देमसेल्व्स है कि आपकी पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी है क्या, ड्यूटी है क्या। सेकंड, जो प्रैक्टिस है कि उसके अराउंड उसकी इंप्लीमेंटेशन वो क्या है। और तीसरी चीज ये है कि जो आपके इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं। अब पहले वाला हम देख लेते हैं, पॉलिसी वाला, कि पहले इन्होंने बड़ा आके पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि यार हमने ये कर दिया है, लिबरलाइजेशन हम लेके आ रहे हैं, बड़ा सब तालियां, सब खुश थे। और एज एन एक्सपोर्टर अगर मैं उस 24 घंटे के अंदर, मतलब जब इन्होंने अनाउंसमेंट की, मैं अगर किसी एक कस्टमर को ना एक कोटेशन दे देता तो आफ्टर 24 आवर्स मुझे वो बदलनी पड़ी। अगर ये इन्होंने इतनी प्लानिंग और इतना सोच के किया कि यहां से हम ग्रोथ लेके आएंगे, तो 24 आवर्स में इन्होंने पॉलिसी, मतलब 285 आइटम्स पे पॉलिसी रिवर्स क्यों कर? हो रही, ये पूरा प्रोसेस रन हुआ और जब बजट से स्टार्ट होना था, बजट पेश हुआ है 12 जून को, उस सारे प्रोसेस के बाद कैबिनेट अप्रूवल दिया तो 1 जुलाई को नोटिफिकेशन उसका आना था ना। तो यहां पे उस तरीके से ये कोई ओवरनाइट तो चेंज नहीं हुआ ना? नहीं, चेंज तो आपने पहले अनाउंस कर दिया ना कि ये अब हम करने लगे, और आपने 5 इयर्स का प्लान दिया। अब देखें, एज कोई भी बिजनेस प्लानिंग अपने करता है, जब वो गवर्नमेंट आके अनाउंस कर देती कि हमने ये 5 ईयर प्लान किया है, उसमें अगर 24 आवर्स बाद चेंज आ जाएगा तो किसको पता है कि अभी 48 आवर्स बाद एक और चेंज नहीं आ जाएगा। तो पॉलिसी के अंदर स्टेबिलिटी। आपका पॉइंट मैं जो आगे आपका, मैं बिलाल अजहर कैनी साहब से ये खैर जो वो बात कर रहे हैं, वो शहबाज ने भी वजाहत की कि ज़ाहिर है कि बजट जब जो भी पॉलिसीज़ होती हैं 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन क्या इसके हवाले से जैसे आपने कहा कि कंसिडर्ड डिलिबरेट एक प्लान था, बहुत कंसल्टेशंस हो रही थी, तो क्या आपकी कंसल्टेशंस जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं विद इन द गवर्नमेंट, छोड़ दें जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री है जो मुमकिना तौर पर मुतासर हो सकती है, उनके साथ क्या आपने इसमें डिस्कशंस की, कंसल्टेशन? देखिए, इसमें दीगर इश्यूज आप जानते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी दीगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनकी भी इनपुट प्राइम मिनिस्टर को आती रही है। जो इस टैरिफ रिफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली कमेटी थी, उसके अंदर हमारे आपकी वर्ल्ड बैंक वॉज अ पार्ट ऑफ इट, उनकी इकोनॉमिक मॉडलिंग इसमें शामिल थी, जिसके अंदर उन्होंने जिसका जो लॉन्ग टर्म केस स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड, सिमिलर इकॉनमीज विच वर एट दिस स्टेज, उनकी भी मिसाल दी गई। साथ ही साथ GTAP एक मॉडल है, उसके तहत आगे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की भी प्रोजेक्शन हुई। साथ ही साथ हमारे कुछ एक हमारे इजाज नबी साहब इसमें शामिल रहे, प्रोफेसर डरकॉन थे, हमारी फॉर्मर एक टैरिफ कमीशन की डॉक्टर रुबीना साहिबा थी। ये जब मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, एंड very experienced people with who all contributed. So we had a very आप कह लें वाइड ग्रुप, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बार बार डिबेट करा के मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख के उसके बाद ये डिसीजन की, और उसके अंदर यकीनन हमने हर चीज़ को मद्देनजर रखा है। और आज भी जो ये फैसला हुआ है, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एड्रेस जो साहब फरमा रहे थे कि नंबर 1, 5 साल का जो हमने टैरिफ पॉलिसी अनाउंस की, वो जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ तब भी वही थी, और आज जो हम खड़े आज भी वही है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ, और 5 साल की पॉलिसी एग्जैक्टली वही है।
जब हमने बजट प्रेजेंट किया था तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी के हवाले से जो हमने चीजें की थी वो बिल्कुल उसी तरह ही थी। रेगुलेटरी ड्यूटीज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें हिदायत दी तो हमने स्टीयरिंग कमेटी के अंदर उसको एक दफा देखा टू इंश्योर कि अगर लाइन बाय लाइन उसका रिव्यू करके इंश्योर किया जाए कि रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स पर ही पहले साल में थ्रस्ट प्राइमरी होना चाहिए, उसको इंश्योर करने के लिए जो कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज में ट्वीकिंग करनी जरूरी थी वो हमने की और उसमें बल्कि हमने ये किया। फैजान साहब ठीक कह रहे हैं, फैजान साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। जो आप फरमा रहे हैं गालिबन जो चेंज 27-28 जून को या 26 जून को आया था, आप उसका जिक्र तो नहीं कर रहे फैजान जाकिर साहब, जो 285 आइटम्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज में रद्दोबदल बिल्कुल आया है जिसका टैरिफ पॉलिसी बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी है, उसके बाद फिर कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए की। देखिए मेरी क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो कैबिनेट करती है और कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो आपके बजट या फाइनेंस बिल में जाती हैं। रेगुलेटरी ड्यूटीज में आज भी 1 जुलाई के दिन जब हम खड़े हैं तो हमने ओवरऑल देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। जी जी बिल्कुल। उसमें जो एक रिवीजन बजट प्रोसेस के दौरान सिर्फ इस हद तक हुई क्योंकि बजट प्रोसेस के अंदर जब इंडस्ट्रीज भी आई, दीगर लोग भी आए, तो हमने ये जरूर देखा कि अगर उसके अंदर मजीद रिव्यू के बाद ये थ्रस्ट इंश्योर किया जा सकता है कि रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट को पहले साल में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाए, उस हद तक हमने रिवीजन जरूर की थी। ये बात बीच में रख दी। फैजान साहब आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। ये जो आप ओवरनाइट चेंज की बात कर रहे हैं, ये आप उन ड्यूटीज की चेंज की बात तो नहीं कर रहे जिनके ऊपर पहले ड्यूटी रिडक्शन होनी थी, फिर 26 जून को गालिबन टैरिफ पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग और उन्होंने 285 टैरिफ लाइन में कुछ चेंजेस किए हैं, क्या आप उनका जिक्र कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। बेसिकली आप देखें ना कि उन्होंने प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर जहां पे भी आता है वहां पे आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। उसमें ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, लेकिन वो तो फैजान साहब मैं भी प्रीवी हूं उस चीज से। वो पॉलिटिकल प्रेशर से कम वो तो चीज ये थी कुछ जगह पे इंडस्ट्री जनरली हर्ट हो रही थी जहां पे फिनिश गुड्स के ऊपर आरडीएस जो है वो खत्म हो रही थी और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होने जा रहा था। हाँ, लेकिन ये बात 24 घंटों में तो नहीं रिवील हुई ना। मतलब अगर आप प्लानिंग आप कह रहे हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कंपेटिटिव करना, लेकिन अगर आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ओह ये पॉलिसी का इफेक्ट 24 घंटे बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि यार ये पॉलिसी का इफेक्ट ये होगा, दैट शोज अ लैक ऑफ प्लानिंग। और वो बेसिकली सबसे बुनियादी मसला ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी आप ले लें, गवर्नमेंट की जो बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें है ये कि प्लानिंग नहीं है। मतलब इसके एग्जांपल सिर्फ ट्रेड के लिहाज से नहीं है, आप शुगर वाली पॉलिसी भी देख लें, उसमें सिंपल मैथ है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। लेकिन आपने पहले कहा कि चलो शुगर मिल्स की एसोसिएशन ने कहा यार हमको एक्सपोर्ट करने दें, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ये लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फोरसाइट, ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। बिजनेसेस इस तरह ऑपरेट नहीं करते, गवर्नमेंट बेशक करे लेकिन बिजनेसेस इस तरह ऑपरेट नहीं करते। उनको सर्टेनिटी चाहिए, उनको एक ट्रस्ट चाहिए कि गवर्नमेंट ने सोच समझ के पॉलिसी एक अपनाई है, सही है, उसको पहले रिसर्च। ये बिल्कुल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेंगे हम बिलाल साहब के सामने। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन वो जारी रहेगी। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब और फैजान जाकिर साहब। तो बिलाल साहब जो ब्रेक से पहले अगेन वो अपने पॉइंट पर इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो उसके हवाले से कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं की जाती और ओवरनाइट डिसीजंस बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स या जिसकी वजह से भी तब्दीली की जाती है। तो इस केस के अंदर जो थिंक है, जो शहबाज भी जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ चीजें चेंज हुई, वाज इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर और रैशनल डिसीजन? नहीं सर, फर्स्टली आई डोंट नो द जेंटलमैन जो यहाँ पे शो पर हैं, मुझे नहीं पता किस जमात से। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अवाम पाकिस्तान पार्टी। आई डोंट नो सर, आई डिड नॉट नो दैट ही वुड बी कमिंग टू दिस शो, अदरवाइज खैर बहरहाल। दूसरी बात ये जी कि देखिए प्लानिंग ना होती, प्लानिंग का फोरसाइट या प्लानिंग का इशू होता तो आज जिस तरीके से हमने पिछले एक साल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है ये मुमकिन ना होती। ये इन साहब की भी और दीगर और लोगों की शायद तवक्कुआत थी, शायद उम्मीदें भी थी कि ये स्टेबिलिटी ना अचीव हो। सबका ये ख्याल था, जो लोग बाहर अपोजिशन में उनका ये ख्याल था कि पिछले एक साल से ये इस तरीके से ये धड़ाम करके मईशत गिर जाएगी। पिछले साल दीगर लोग इसलिए हाथ उठा रहे थे हुकूमत लेने से कि उनका ख्याल था इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को काबू करना, IMF का प्रोग्राम चलाना मिनी बजट के बगैर, IMF का प्रोग्राम बोर्ड से गुजरवाना जंग के दौरान खासतौर पर मुमकिन नहीं था। तो ऐसा नहीं है। There is planning and there is foresight, but yes, there is at the same time flexibility. If there is room for course correction, there is room for improvement. प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमें हिदायत देते हैं और हम उसको करते हैं। दूसरी बात यह है कि जी आप 1 जुलाई के बाद अगर आपको समझ आज 1 जुलाई आ गई है,
हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। हम इसीलिए बार बार 5 साल का जो एक पाथ है उसकी बात करते हैं। हाँ, पहले साल के अंदर हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ के अंदर इस हद तक बिल्कुल हमने ड्यूरिंग दिस बजट प्रोसेस हमने एक दफ़ा ज़रूर बैठ के ट्वीकिंग की। देखा हमने कि टू इंश्योर कि अगर कहीं पर भी लाइन बाय लाइन रिव्यू में ऑफ द टैरिफ लाइंस कहीं कोई गुंजाइश रह गई है कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और फिनिश गुड्स को पहले साल में थोड़ा सा कम उस पर कट हो और रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स पे ज़्यादा हो, ताकि जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रायोरिटाइज करें अपनी एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, वो हमने जरूर किया। बट शहबाज साहब, बात यह है कि 5 साल के अंदर, ये पहले साल की हद तक है, 5 साल के अंदर और ओवरऑल मेजर टैरिफ रिडक्शन हैज़ हैपेंड अक्रॉस द बोर्ड विद द प्राइमरी थ्रस्ट ऑन रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट्स। और 5 साल के अंदर ये ACD भी चली जानी है जी, RD भी चली जानी है और CD मैक्सिमम 15% रहनी है, विच विल बी अ मेजर रिफॉर्म। सो देयर इज कंप्लीट फॉर दिस जेंटलमैन एंड अदर पीपल ये कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज द पॉलिसी और इसके ऊपर बिल्कुल आप सुकून से बिजनेस अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा नहीं, एक बात तो देखा आपने फरमाया कि हमने रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी कम की। 2 आइटम्स अगर आपको मैं बता दूं, जैसे गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो RD थी, छोटी गाड़ियां 1300 सीसी तक, उसके ऊपर 15% से 10% RD कर दी गई। फिर इसी तरीके से जो SUVs हैं, जो बड़ी गाड़ियां थी, उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो 90% से 50% कम कर दी गई। तो और समय उसकी जो आयरन एंड स्टील की कुछ तो सेमी फिनिश गुड्स, एक तो आपके रॉ उस पर सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर, उसके ऊपर RDs कम हुई है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम देखिए, फिर सेमी फिनिश तो अगेन इंटरमीडिएट में आ जाते हैं ना जी, तो इसलिए हमने करना है। बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि क्योंकि RD को आपने 5 सालों में 0 पे लेके जाना है, तो इसलिए पहले साल के अंदर उसको कम से कम मैक्सिमम को 50 तक लेके जाना है। तो एनी RD जो कि 50 से ऊपर थी उसको 50 पर कैप किया गया है। एट द सेम टाइम दो एक ऑटो पॉलिसी भी अभी एक्टिव है जो आई बिलीव अगले साल तक चलनी है। तो CDs आज भी 100% है। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग कि CD आज भी 100% हैं। अच्छा, फैजान साहब की तरफ चलते हैं। फैजान साहब, इनका पॉइंट आ गया, बिलाल साहब का भी। आप क्या समझते हैं कि ये जो कंज्यूमर के भी अगर हम बेनिफिट की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी वो गलत लगी हुई थी, जिनको ख़त्म किया गया। तो डू यू थिंक एक राइट डायरेक्शन तो हुकूमत ने ली है ना? क्योंकि जो इम्पोर्ट टैक्सेस हैं वो आपका सिर्फ रेवेन्यू के पर्पसेस के लिए तो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए ना, उसमें कंज्यूमर बेनिफिट भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल, कंज्यूमर बेनिफिट देखना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर कंपेटिटिवनेस करनी, हमने कंजम्पशन लेड ग्रोथ नहीं करनी। तो कंज्यूमर बेनिफिट सोच के ही तो इन द पास्ट आपकी पॉलिसीज डिजाइन की गई कि चलो ये इस साल एक बूम आ जाए, काम चल जाए थोड़ी देर और फिर आगे देखी जाएगी। तो ये जो एक्शंस है ना, ये दिस इज मैंने एरिया कि आप कंज्यूमर बेनिफिट जरूर देखें, लेकिन उसमें आप अपने फंडामेंटल्स, अपनी जो नेसेसिटीज हैं उसको देखें। आप ये देखेंगे उन्होंने जहाँ पे रेगुलेटरी ड्यूटीज कम की हैं फैजान साहब, साथ ही उन्होंने जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो टारगेट है वो बड़ा रीजनेबल रखा हुआ है। कोई इसमें ऐसा एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट की मुझे तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रही, अदर देन कि टैरिफ के रिडक्शन जो हुई इसका इंपैक्ट है डेफिनेटली 1 साल बाद असेस होगा। जी वो असेस होगा, लेकिन आप ये देखिए ना कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल अभी किस चीज से हुआ है। ठीक है, एक पॉलिसी लेवल लीवर तो था आपके पास, लेकिन जो सेकंड एस्पेक्ट मैंने शुरू पे जिक्र किया था कि जो प्रैक्टिसेस हैं, एक्चुअल कंट्रोल्स तो वहां पे है। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी का अमल अगर होता है कि नहीं होता हकीकी तौर पे, वो इससे पता चलेगा कि अगर एक्सपोर्टर जब LCs खोलते हैं अपनी मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, उनको LCs खोलने देते हैं। एक्चुअल कंट्रोल्स तो आप अगर पिछले 2 सालों में देखें, वो ये नहीं थी कि आपने कोई ड्यूटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी उसकी वजह से आपके इंपोर्ट्स कम हुए हैं। कंट्रोल्स तो आपके सारे नॉन टैरिफ ओरिएंटेड थे। एंड अगर आप वहां से रोक देते हैं, आप पॉलिसी रेट जो मर्जी करते हैं, आप पॉलिसी पे आते हैं हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, लेकिन लिबरलाइजेशन तब तक नहीं होगी ना कि जब इन प्रैक्टिस में एक्चुअली। फैजान साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि सिर्फ बात ज़रा रेगुलेटरी ड्यूटी या वो नहीं है, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उसकी भी बात ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इशू है ये। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बरकियानी साहब से इसका जवाब लेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन की जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि पॉलिसी अपनी जगह पर कि जो भी गवर्नमेंट चाहती है, ट्रेड को खोलना चाहती है, पाकिस्तान की मैशत को कंपैटिटिव बनाना चाहती है, बट वी ऑल्सो नो कि जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो बहुत से नॉन ट्रेड बैरियर जो हैं, टैरिफ बैरियर्स हैं, और LCs खोलने का हमेशा, स्पेशली जब आपके फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल लो इशू रहता है, वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, वो करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए जी, बड़ा जायज़ सवाल है, एंड देयर इज़ नो डाउट दैट टैरिफ रिफॉर्म्स अलोन आर नॉट इनफ।
एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी काम हो रहा है जी, एंड देन देयर इज़ ऑब्वियसली आर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। एक एनर्जी टैरिफ, पावर टैरिफ की रिडक्शन आपने पिछले एक साल में देखी भी है, आगे भी वी वांट टू वर्क टू इंश्योर कि बिजली की अवेलेबिलिटी भी और अफोर्डेबिलिटी भी बेहतर हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि विद दिस टैरिफ रिफॉर्म्स, देखिए द ईजीएस्ट थिंग फॉर द गवर्नमेंट वुड बी टू नॉट डू दिस जिसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी आता है, एक्सेप्ट बट वी जेन्युइनली बिलीव कि दिस इज व्हाट इज नेसेसरी एट दिस स्टेज, ना सिर्फ इसलिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, बट इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आपकी मईशत में कंपेरेटिवनेस भी आए। कब तक हम हाई टैरिफ बैरियर्स को बुनियाद बनाकर यहाँ पर हम अपनी मईशत को जो स्ट्रक्चरल जो उसको चेंज जिसकी ज़रूरत है उसको हम डिले करते रहेंगे। ये टैरिफ वॉल्स हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्ग इनफ। इसमें कोई शक नहीं है कि दिस हैज़ टू बी accompanied by other reforms that we've just mentioned, but I think we have to do all of these things in parallel, and it's not a case of either or. तो I think that is जी what Prime Minister शहबाज शरीफ साहब जो उनकी हुकूमत कोशिश करना चाह रही है वो this is our objective, और इंशाल्लाह सबके साथ मिलकर इसको अचीव करेंगे। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके शो के बड़े सीरियस बिजनेस व्यूअर्स भी होते हैं। देखिए देयर इज़ अ स्टीयरिंग कमेटी for the implementation of these reforms, which the finance minister is heading. I am a member of it. The minister of industries, Digar or Wuzra, and all the relevant government departments are there, and this committee will be meeting regularly to monitor the progress of this, to keep an eye on reserves, to do all of that, and also to ensure that during this process जो हमारी existing businesses हैं, industries हैं, उनको we help them steer through help them by steering them through this process, और उनको भी to ensure कि जो भी इसके effects हैं वो साथ साथ मिटिगेट करते रहें। तो वी विल रिमेन अवेलेबल, द गवर्नमेंट्स डोर्स आर ओपन एंड वी विल रिमेन फुली एंगेज्ड विद द इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें एक जो इशू आ रहा है कि जो असल बुनियादी इशू है, ठीक है टैरिफ की जो वॉल्स है उसको गिराना चाहिए, हम खुद इसकी फेवर में है कि आरडीज का कोई काम नहीं है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज का कोई काम नहीं है, आप सीडीज के साथ मैनेज करें जहाँ पे आपका कंपेटिटिवनेस का इशू है, डंपिंग हो रही है, आप नेशनल टैरिफ कमीशन को इस्तेमाल करें, वी प्रिंसिपली एग्री ऑन दैट पॉइंट। बट यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है बिलाल साहब कि इवन की जो तमाम आपकी एक्सरसाइज हुई, जो जी टैप की आपने बात की, ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, उसकी मॉडलिंग की बात की, अब उसकी मॉडलिंग के अपने फ्लॉज है। वो मॉडलिंग आपको बता रही है कि आपकी ये जो सारा आप एक्सरसाइज कर लोगे, इसके बाद आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ 7% तक इजाफा होगा, 5 से 7%, जब और आपकी एक्सपोर्ट्स में 12 से 14% तक इजाफा होगा। तो टू मैनी दिस सीम्स अ फॉल्टी मॉडलिंग, जहां पे आप इतनी ज्यादा टैरिफ लिबरलाइजेशन कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू एक्सपेक्ट कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे और सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे। नहीं, देखिए द आइडिया इज कि द pace of growth of exports will outpace the growth in imports, और ये हमने जो अगेन इन सारी डिलिबरेशंस में जब भी ग्लोबल एग्जांपल्स देखी, चाहे वो और उन सब मईशतों की जो हमसे कंपेरेबल भी थी, अक्सर ये लोग बात करते हैं आप हमसे फ्रांस स्पेन की बात ना करें, आप हमसे कंपेरेबल मईशतों की करें, तो उसमें जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत आज खड़ी है, इस तरह की दीगर ईस्ट एशियन इकॉनमीज़ हैं, उनकी मिसालें हमने देखी। तो उसको देखिए आप देखिए 1997 की आप बात करें, एशिया जो मूवमेंट है, उनके रिजर्व्स उस वक्त तो इतने बुरे थे पाकिस्तान। नहीं, देखिए वो भी हमने देखा जी, दीगर जगहों पे रिजर्व्स वर आल्सो नॉट आइडियल, इवन कॉस्ट ऑफ एनर्जी वाज नॉट आइडियल, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैड टू बी डन इन पैरेलल। बिकॉज देखिए शहबाज साहब, दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर आप ये ना करें तो क्या होना है। अगर आप इस स्टेज पर इस तरह के रिफॉर्म्स, हमें अक्सर ये आता है हुकूमतें आके कोई रिफॉर्म नहीं करती हैं, एक अकाउंटिंग बजट बना के पेश कर जाती हैं, आप कोई मेजर रिफॉर्म नहीं करते। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म। जिस तरह का आप पावर सेक्टर के अंदर, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का अमल हो, चाहे वो टैरिफ रिडक्शन के मेजर्स हो, दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिस पे काम हो रहा है, 8 उसके सब ग्रुप्स बने हुए इंडस्ट्रीज को और एक्सपोर्ट्स को शामिल करके, दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इनएविटेबल एंड नेसेसरी एट दिस स्टेज। वरना अगर हम इस तरह के बोल्ड रिफॉर्म्स ना लें, हमारे लिए सबसे आसान काम है। और आपको ये जिस तरह का भी आता है, ये भी बातें ना होती, मगर होता क्या होता है ये कि उसी बूम बस्ट साइकिल की तरफ हम फिर से स्लोली वी वुड हैव बीन वॉकिंग टुवर्ड्स इट। मईशत के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, आपके रिजर्व्स फिर अंडर प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे और आपके पास अगर रिजर्व्स जो है आपके 6 माह बाद अंडर प्रेशर आते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, विल यू रिवर्स इट?
नहीं देखिए, अगेन वी विल कीप एन आई ऑन इट, वी विल नॉट, हमने बिल्कुल वी आर कमिटेड टू दीज रिफॉर्म्स, बट उसके अंदर हमने इंश्योर ज़रूर करना है कि हम रिजर्व्स को साथ साथ नज़र में रखें, इसलिए स्टेट बैंक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, सो विल इंश्योर दैट बैलेंस, वी विल इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, but obviously at the same time we will keep an eye on things at the reserves level as well, and also export जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, और साथ साथ हम एज ए स्टीयरिंग कमेटी ये भी काम इंश्योर करेंगे कि जो इंटेंडेड इफेक्ट है इन रिफॉर्म्स का वो प्रैक्टिकली ऑल द वे डाउन टू द ग्राउंड हो रहा है कि नहीं। जिस तरह आपने एलसीज की बात की, जिस तरह दीगर और जगहों पे बात की, तो इंशाल्लाह जी हमने ये तवाज़ुन भी मेंटेन करना है, और इस जो हमारे पास आज स्टेबिलिटी मौजूद है इसको बतौर इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट्स कमाने की कैपेसिटी बढ़ानी जी, यही हमारा आखिरी मिनट है हमारे पास। इशू यहाँ पर यह है कि बिल्कुल जो आइडिया है वो बेहतरीन है, लेकिन क्या हमारी जो मईशत है उसमें इतनी सख्त है, क्योंकि आपको पता है कि चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर आप इसको लिबरलाइज करते हैं, क्या वो जो ऑन स्लॉट होगा क्या उसको फेस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सेफ गार्ड्स हैं? देखिए, जिस तरह शहबाज साहब ने अभी बात की थी, आपके पास एंटी डंपिंग रेमेडीज हैं जी, नेशनल टैरिफ कमीशन है, उसके अंदर भी यकीनन वी हैव टू इंश्योर, और ये भी हमारी स्टीयरिंग कमेटी अलहदा इसको देख रही है एनटीसी के साथ बैठ के, कि अगर एंटी डंपिंग रेमेडीज़ में कोई कमी है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं, उसमें यकीनन कोर्ट्स का बड़ा किरदार होगा जी, बिकॉज हम बदकिस्मती से दीगर मिसालें इकनॉमिक मेजर्स की जो कि वहाँ पर जाके फंसती हैं और उसकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो यकीनन इसमें कोर्ट्स का भी किरदार होगा, मगर दैट इज़ द रेमेडी दैट इज़ अवेलेबल, ये हमें बतौर रियासत और उसमें जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, विल हैव टू इंश्योर कि वो जो रेमेडीज हैं उसकी मुस्तहिक शहरियों को जो रेमेडी की इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो हक है उनको वो मिले। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कैनी साहब, आपने ज्वाइन किया, क्योंकि जाहिर है कि आपको मुश्किल फैसले लेना होते हैं, और किसी ज़माने में अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि वियतनाम जो है उसकी भी मोरलेस पाकिस्तान की जो मैशत है उसकी सूरत हाल थी, तो वियतनाम भी, वर्ल्ड बैंक भी अक्सर ये एग्जांपल्स देता है, उसने अपनी इकॉनमी को खोला और नतीजा क्या निकला कि जो सिक या कमज़ोर इंडस्ट्री थी वो तो बंद हो गई, लेकिन उनकी अपनी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो गई। एक ज़माने में उनकी जो एक्सपोर्ट्स थी और हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो बराबर थी। आज जो वियतनाम की एक्सपोर्ट्स हैं वो आपको पता है कि हमारी जो पूरे साल की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी एक महीने की एक्सपोर्ट हैं, तो होपफुली पाकिस्तान भी उसी तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से अब इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।